एज पर योर डिमांड में आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के क्वेश्चन से रिलेटेड, जो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड से पूछे जाते हैं और जो रिपीटेडली बोर्ड एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे भी मैं वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करूंगी जो पिछले कुछ सालों में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। तो पहला टॉपिक आपको जो पढ़ना है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो आपका चैप्टर 3 है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज दी है। आप क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टीज से कैसे पूछता है, जितने भी एक्सेप्शंस हैं आपको उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड, बट एक्सेप्शन है मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जिस तरह से आपने पढ़ा है कि जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, बट सोडियम एंड पोटेशियम एक ऐसे मेटल्स हैं जो कि नाइफ से कट किए जा सकते हैं। गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि पाम पे रखते ही वो मेल्ट हो जाता है। और आयोडीन नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होता है, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस, जो भी एक्सेप्शंस आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एनसीईआरटी में दिए हैं रिगार्डिंग मेटल्स और नॉन मेटल्स, वो इंपॉर्टेंट है। ये बार बार 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं, वेदर इन एमसीक्यू फॉर्म आ सकते हैं या किसी और फॉर्म में। तो आपको ये प्रिपेयर करना है। इसी तरह से आपको एलोट्रोप का भी करना है कि कौन सा हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, तो आपको पता होगा डायमंड। गाइस सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आप देखोगे प्रीवियस ईयर में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता क्या है। ऐसी ऑक्साइड जो दोनों से रिएक्ट कर सकती है, एसिड प्लस बेस। एम्फो मतलब दो से रिलेटेड होता है, जैसे आपने सुना होगा एम्फीबियंस जो लैंड में भी रहते हैं और पानी में भी। एम्फो या एम्फी वर्ड है दोनों से रिलेटेड। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में एम्फो का मतलब कौन दोनों है, एसिड और बेस, यानी ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस से भी, उनको और कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। दो एग्जांपल है इसके, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आप रिएक्शन करके, रिएक्शंस भी पूछी गई हैं, तो आप एक बार रिएक्शन कराओगे एसिड से और एक बार रिएक्शन कराओगे बेस से। तो एसिड से तो आपको पता ही है सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, काफी बार आपने अपने सिलेबस में पढ़ ली है। और यहाँ पर आप लर्न करोगे NaAlO2 जिसको हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, या जिंक के साथ करेंगे तो बनेगा सोडियम जिंकेट। गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, जिसमें कई सारी रिएक्शन है। तो पहली रिएक्शन डिस्कस करते हैं। जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मेटल या मेटल ऑक्साइड आप कोई भी ले लो, बनना क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो अब इसमें से भी जनरल क्वेश्चन नहीं आया। जनरल चीजों पे क्वेश्चन कम पूछता है, जो थोड़े एक्सेप्शन है या जो थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं वो पूछा गया है। जैसे कि कैल्शियम या मैग्नीशियम, अगर मैं यहाँ मेटल ले लूं कैल्शियम या मैग्नीशियम, तो रिएक्शन तो सेम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बट ये पूछा गया है आपके एनसीईआरटी में, गिवन भी है कि ये फ्लोट करने लगते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो फ्लोट करने लगते हैं, क्यों, रीजन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो फ्लोट करते हैं, तो आप लिख सकते हो कैल्शियम या मैग्नीशियम। दूसरा क्वेश्चन कि फ्लोट क्यों करते हैं, तो क्या रीजन है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं वो स्टिक हो जाते हैं मेटल की सरफेस पे। इन मेटल की सरफेस पे हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेटल फ्लोट करने लगता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये ऐसे मेटल्स हैं जो पानी से रिएक्ट नहीं करते। चाहे आप हॉट वाटर ले लो या कोल्ड, उनसे रिएक्शन नहीं कर रहे, बट रिएक्ट विद स्टीम। लेकिन अगर आप भाप ले लो यानी H2O, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, फेज चेंजर, सिर्फ गैस, आप उससे रिएक्शन करते हो तो ये रिएक्शन करते हैं। अब अगर आप एल्युमिनियम की रिएक्शन करोगे या जिंक की रिएक्शन करोगे तो आप सिंपली बना दोगे जिंक हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब आयरन के केस में आपको पता है आयरन की जो दो वैलेंसी है +2 और +3, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड नहीं बनता, याद रखना है फेरोफेरिक ऑक्साइड यानी Fe3O4 विल फॉर्म। और ये रिएक्शन आपकी काफी बार एग्जाम्स में PYQs में पूछी गई है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आपकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस H2। ये है आपकी बेसिक रिएक्शन, आपको पता होगा। अब इसमें क्या एक्सेप्शन है, अगर एसिड आपका HCl है या कोई भी एसिड है तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट अगर आपका एसिड है नाइट्रिक एसिड HNO3, तो यहाँ पर कुछ चेंज आ जाता है। क्या चेंज आ जाता है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो H2 रिलीज नहीं होता, क्या हो जाता है, H2O रिलीज हो जाता है एज कंपेयर टू H2। H2 की वजह H2O फॉर्म होता है, यहाँ पर रिलीज नहीं, सॉरी, फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आपका है कि कौन सा एसिड है, या इस एसिड के साथ आप रिएक्शन लिखने आ सकती है, तो आप क्या लिखोगे, H2 की जगह कर दोगे H2O। रीजन पूछ सकता है, क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन दो मेटल्स ऐसे भी दिए हैं आपके एनसीईआरटी में, गिवन भी है ये लाइन कि मैंगनीज और मैग्नीशियम, ये मेटल्स के साथ HNO3 भी क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। टॉपिक आता है हमारा आयनिक कंपाउंड। इससे दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपको फॉर्मेशन करनी होती है आयनिक कंपाउंड की, आई होप आपको आती होगी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनते हैं। अगर नहीं आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको सिखा दूंगी। तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड पे क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन आता है इसकी प्रॉपर्टीज पे रिलेटेड। आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि व्हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हाई। तो जहां पे भी ऐसा आ जाए, क्यों, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कहीं भी ज्यादा है, क्यों है,
क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, बहुत ज्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। व्हाई दे आर गुड कंडक्टर्स? बिकॉज गुड कंडक्टर होने के लिए क्या चाहिए? आयंस या इलेक्ट्रॉन्स। तो आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे या आयंस मिलेंगे, आप लिख सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दो टाइप के क्वेश्चन जो है वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद गाइज एक टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। आप चाहे इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेट करो तो चैप्टर 1 से बोलो, या रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेट करो तो 3rd चैप्टर से, क्योंकि दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको बताती है कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, और जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, रिएक्शन होगी। अगर लेस रिएक्टिव है तो वो मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस नहीं कर सकता, और आपका आंसर होता है नो रिएक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे मैं किस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर में होते हैं, चाहे आप इसको चैप्टर 1 से मानो या 3 से। और रिएक्टिविटी सीरीज आई होप आपको लर्न होगी, और अगर आपको लर्न नहीं भी है तो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। मैंने कोड बना करके सीरीज आपको पहले याद करवा रखी है, तो आप वहां से लर्न कर सकते हैं। गाइस लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मेटलर्जी, इस चैप्टर में जो गिवन है लास्ट में। तो मेटलर्जी क्या होता है, ठीक है, आपको इसमें कुछ टर्म्स भी आती है कि आप उन टर्म्स को डिफाइन करो। फॉर एग्जाम्पल मेटलर्जी क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। या आपसे गैंग और मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाता है, इंप्योरिटीज दैट आर एसोसिएटेड विद ओर आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। एनोड मड के बारे में आपसे पूछा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। एनोड मड आपको पता होगा, द इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज जो डिपॉजिट हो जाती है नियर द एनोड। आपने प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग ऑफ मेटल में जो डायग्राम है वहां देखा होगा, उसको कहते हैं एनोड मड। कैल्सिनेशन रोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से 2 मार्क्स में पूछा जाता है, इनके डिफरेंसेस। तो 2 डिफरेंसेस आपको लिखना है, आई होप आप जानते होंगे। कैल्सिनेशन हम यूज करते हैं कौन से? कार्बोनेट ओर्स के लिए, जबकि रोस्टिंग हम यूज करते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए। यह है पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इसमें हम दोनों में ही हम क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, लेकिन इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या इन द एक्सेस ऑफ एयर। तो आपको याद रखना है कि जो आपका कैल्सिनेशन होता है इसमें आपका लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होता है, जबकि रोस्टिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस O आपको दिख रहा है, तो इसमें एक्सेस सप्लाई या O2 से रिएक्शन करके आप दिखाओगे। पहला डिफरेंस जैसे मैंने बताया कि जिंक है, तो जिंक में आप देखो जिंक कार्बोनेट भी फॉर्म में भी मिलता है आपको, और जिंक सल्फाइड की फॉर्म में भी मिलता है। तो इस पे आप क्या करोगे? कैल्सिनेशन, कार्बोनेट ओर पे होती है कैल्सिनेशन, और सल्फाइड ओर पे होती है रोस्टिंग। करना क्या है? हीटिंग करना है दोनों में ही, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है? एक्सेस एयर यानी O2 से साथ आप रिएक्शन दिखाओगे। तो दोनों में ही प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? दोनों में ही आपका प्रोडक्ट बनेगा मेटल ऑक्साइड यानी ZnO, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन साइड प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आपका साइड प्रोडक्ट हो जाएगा CO2 और इस केस में हो जाएगा आपका SO2। तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, डिफरेंसेस याद होने चाहिए। इसमें हम एक्सेस सप्लाई लेते हैं, इसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या एयर होता है। दूसरी पॉइंट की कार्बोनेट और पे होता है सल्फाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम से पूछा गया है। उसके अलावा आपको और के नेम याद होने चाहिए जितने भी एनसीईआरटी में मेंशन है। फॉर एग्जांपल मरकरी के ओर का नाम होता है सिनेबार, HGS सिनेबार। एल्युमिनियम का जो ओर है बॉक्साइट, दैट इज Al2O3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे ओर्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। गैलिना लेड का ओर होता है इस तरह से। अब उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट थर्मिट रिएक्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार पूछा जाता है थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन क्या होता है? जो आपके रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। क्या होता है? रेलवे ट्रैक्स, रेलवे की जो पटरियां हैं वो बनी होती है आयरन की, उन पे हो जाता है कोरोजन या रस्टिंग, और वो बन जाता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब हम रिएक्शन करा देते हैं एल्यूमिनियम की। जब हम Fe2O3 की रिएक्शन एल्यूमिनियम से कराएंगे तो क्या होना है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और आयरन वापस कन्वर्ट हो जाएगा आयरन ऑक्साइड से आयरन, ठीक है। अब खास बात इस रिएक्शन की क्या है कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। आपको ये हीट पॉइंट जरूर लिख के आना है। लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, इट्स हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इतनी हीट रिलीज होती है कि वो क्या करती है? मेटल को पिघला देती है, मोल्ट कर देती है, और जब पिघल गया मेटल तो आराम से हम उसको जुड़ सकता है। तो मशीनरी पार्ट्स हैं, जो भी लोहे की चीजें बनी हैं या रेलवे ट्रैक्स हैं, उनका हम यूज करते हैं उनको जोड़ने में। और लास्ट है आपका हाईली रिएक्टिव मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन कि हम कार्बन को क्यों यूज नहीं कर सकते रिडक्शन करने के लिए। मेटलर्जी के आई होप आपको प्रोसेस पता होंगे। सबसे पहले आप करते हो कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी ओर की साफ सफाई, जितना भी गैंग मैट्रिक्स है उसको हटा देते हो। उसके बाद आप करते हो उस पर कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, और अब आपको क्या मिल जाता है? इससे मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना है, यानी आपको ऑक्सीजन का रिमूवल करना है, तो करना है रिडक्शन। और आपने पढ़ा होगा कि जिंक ऑक्साइड का हम रिडक्शन करने के लिए क्या यूज करते हैं? कार्बन, ठीक है, कोक यूज करते हैं, तो उससे होता है रिडक्शन। तो यही क्वेश्चन आ रहा है कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर प्रेजेंट है, मेटल सोडियम है या आपका जो भी है एल्यूमिनियम, कोई भी है हाईली रिएक्टिव मेटल, उसका हम रिडक्शन क्यों नहीं कर सकते कार्बन से? तो एनसीईआरटी में सच लाइन गिवन है बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बन।
ठीक है, वो हाईली रिएक्टिव है तो हम कार्बन को यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए, तो NaCl की रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी में दी है, वो आपको लर्न करनी है। तो ये मेटलर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो आपका रिपीटेडली आते रहते हैं पेपर में। गाइस, इसके अलावा आपके इस चैप्टर में कुछ पार्ट वो भी दे रखा है कि भाई रस्टिंग से रिलेटेड, कोरोजन से, कि सिल्वर क्यों ब्लैक हो जाता है, क्योंकि इसमें सल्फाइड की लेयर जम जाती है, जो कॉपर होता है वो ग्रीनिश हो जाता है, ग्रीनिश कोट ले लेता है, क्यों, क्योंकि कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरह से ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन, तो ये भी फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा है कोरोजन या रस्टिंग, आप कहीं से भी मान सकते हो। और इसके अलावा ये है कि हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कोरोजन को, ये टॉपिक आपका फर्स्ट चैप्टर में नहीं था, तो हम इसी चैप्टर से मानेंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि हम बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हैं, ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, ये सब है, बट क्वेश्चन मेनली किस पे आते हैं कि गैल्वेनाइजेशन हम कर देते हैं। तो ये अलग से पूछा जा सकता है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। तो क्या होता है, जिंक मेटल की जब हम लेयर कोट कर देते हैं किसी मेटल की सरफेस पे, तो क्या होता है, उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। और अमलगम, अगर मरकरी आपने यूज किया तो उसका नाम होता है अमलगम। आई होप आपको पता होगा। और एलॉय हम बना लेते हैं। एलॉय क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू मेटल्स या वन मेटल विद नॉन मेटल, उसको हम कहते हैं एलॉय। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि एलॉय क्यों बना रहे हैं, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और मेटल विद नॉन मेटल। हम इस मेथड से भी क्या कर सकते हैं, कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम दो चीजों को मिक्स करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूं आयरन की, तो आयरन जो है वो बहुत सॉफ्ट है, मतलब इतना नहीं है कि हम यूटेंसिल्स बना सकते हैं उसके सब, लेकिन अगर हमने आयरन में बहुत ही कम अमाउंट में कार्बन 0.05% कार्बन ऐड कर दिया, तो अब वो इतना हार्ड हो गया कि यूज करने लायक हो गया। हम आयरन में निकल और क्रोमियम को ऐड करवा दें, तो क्या होने वाला है, ये बनाएगा आपका स्टेनलेस स्टील। तो अब आपका ब्रास, आपको पता होगा कॉपर प्लस जिंक मिल के बनता है ब्रास, या ब्रॉन्ज आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कॉपर प्लस टिन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है सोल्डर, ये भी पूछा गया एग्जाम में। ये किसका है एलॉय, जब हम मिक्स कर देते हैं टिन और लैड को तो उसको कहते हैं सोल्डर, उस एलॉय का नाम है सोल्डर। और इसका यूज भी पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए, इट इज यूज्ड इन वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल वायर्स को वेल्ड करने में यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मैंने इन शॉर्ट आपसे डिस्कस किया है। तो आप इन सारे टॉपिक्स को जरूर कवर कर ले जो आज मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।